ये बात है साल 2017 की। मेरे एक दोस्त ने कराची में एक बिज़नेस शुरू किया। बैकग्राउंड उनका जॉब्स वगैरह का था और वही हुआ कि बिज़नेस उनका ख़ास नहीं चल सका। लेकिन जब उन्होंने बिज़नेस शुरू किया तो तमाम बेरोज़गार दोस्तों को, जो पढ़े लिखे थे लेकिन किसी ना किसी वजह से रोज़गार पर नहीं थे, उसको उन तमाम दोस्तों को मेरे दोस्त ने स्पेस दी कि भाई यार मेरे बिज़नेस में हिस्सेदार बने और जो जॉब मैं दे सकता हूँ, जो पे मैं कर सकूँगा वो मैं आपको करता हूँ। बहुत अच्छी बात थी, लेकिन शायद ये हो जाती है कोई और वजूहत थी, उनका बिज़नेस चल नहीं सका। इसी दौरान उन्होंने एक और दोस्त जो उनका स्कूल फ्रेंड था उसको भी स्पेस दी। उसका नाम था रोहेल, फर्जी नाम मैं ले रहा हूँ। रोहेल ने क्या किया कि जो वहाँ मेरे दोस्त के मज़ीद दोस्त थे जिनको रोहेल डायरेक्टली नहीं जानता था, उनके साथ कनेक्शंस बनाए। वो अच्छी फैमिलीज़ के थे, वो अच्छे इदारों अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास जॉब नहीं थी और मेरे दोस्त के बिज़नेस में ही उसका कुछ ना कुछ जॉब कर रहे थे उसके साथ। रोहेल ने उन तमाम लोगों से लिंक्स बनाए। इसी दौरान जब मेरे दोस्त का बिज़नेस ख़त्म हुआ तो रोहेल ने बड़े बेटर नोट पर उसके साथ रिलेशन ख़त्म किया, दोस्ती भी ख़त्म कर दी, जो मेरे दोस्त को उस वक्त समझ में नहीं आई बात। अभी 2017 की मैं बात बता रहा हूँ। कोई 2 साल बाद, 2.5 साल बाद मुख्तलिफ दोस्तों के मेरे दोस्त को फ़ोन आने लगे कि यार रोहेल कहाँ है। अब मेरा दोस्त हैरान कि भाई ये सब रोहेल का क्यों पूछ रहे हैं। तो पता ही लगा कि उसने बोला यार मेरा तो कोई ताल्लुक़ नहीं है और बड़े बेटर नोट पे मुझसे पता नहीं क्यों दोस्ती ख़त्म कर दी। कह रहा यार हमने आपको नहीं बताया था, लेकिन हमने उसके पास कुछ पैसे इन्वेस्ट किए। अब मेरे दोस्त ने सर पकड़ लिया कि भाई तुम लोगों ने किए हैं तो अच्छी बात है। उसमें एक दोस्त फ़ोन करके गालियाँ दे रहा कि मैं उसकी ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसने बोला मुझे क्यों कह रहे हो भाई, जो करना है कर दो, मुझे क्या सुना रहे हो। कितने पैसे लिए हैं? उसने बोला $10,000। एक और दोस्त का फ़ोन आया, इतने पाउंड्स। एक और दोस्त का फ़ोन आया कि तकरीबन 50 लाख की क्रिप्टो करेंसी। अब मेरे दोस्त के कान खड़े होने शुरू हुए। उसने भाई तमाम जो लोग जिनको उसने अपने बिज़नेस में नौकरियां दी थी उन सबको दोबारा रब्ता किया कि भाई किसके किसी के लगे हुए हैं। तो किसने शर्मिंदगी में रब्ता नहीं किया, किसी की बात चल रही थी, किसी को आसरा था तो उसने मेरे दोस्त को फ़ोन नहीं किया कि कहीं ऐसा ना हो मेरे पैसे जो डूब गए हैं, वो मैं बताता हूँ डूब गए थे पैसे, कि वो मिलने का इम्कान ही ख़त्म हो जाए। हुआ ये कि जो रोहेल था उसने फ़ोन उठाना छोड़ दिया था। अब मेरा दोस्त जिसके रेफरेंस से सारे दोस्त थे और रोहेल के डायरेक्टली दोस्त नहीं थे, लेकिन रोहेल ने इनके पैसे खा लिए थे, उन सब दोस्तों को मेरे दोस्त ने बुलाया कि भाई बताएं। तो उस वक्त कैलकुलेट जो किया गया, किसी की क्रिप्टो करेंसी, किसी के पाउंड्स, किसी के डॉलर्स, वो तकरीबन 2-2.5 करोड़ का अमाउंट बन गया। अब ये अमाउंट इतना नहीं था, अमाउंट से कहीं ज़्यादा था। होता ये था कि इसने बोला कि मैं ट्रेडिंग में पैसे लगा रहा हूँ। रोहेल ने बोला था कि मैं ट्रेडिंग में पैसे लगा रहा हूँ, और ये कार्रवाई जब भी शुरू कर दी थी जब वो सब मेरे दोस्त के रेफरेंस से रोहेल से मिले थे। तो उसने बोला कि मैं ट्रेडिंग में पैसे लगाऊंगा और आपको, आप क्रिप्टो कैसे भी दे सकते हैं, आप पाउंड्स में भी दे सकते हैं, आप डॉलर्स में भी दे सकते हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ में नहीं दे सकते। और मैं आपको मंथली इसका मुनाफा दिया करूँगा। प्रिंसिपल अमाउंट आप जब दिल चाहे आप मुझसे ले सकते हैं। कुछ महीनों या मैं कहूँगा 8-10 महीने शायद उसको मुनाफा उन लोगों ने दिया, उस रोहेल ने दिया। उसके बाद उसने बोला कि नहीं यार मेरे साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसके बाद फ़ोन उठाना छोड़ दिया और बहुत से लोगों के राब्ते में नहीं रहा। फिर कुछ लोगों ने घूम फिर के उसके घर पे राब्ता किया, घर पहुँचे, वहाँ भी नहीं मिला। अच्छा, रोहेल का एक भाई एक आला पोजीशन पर है सरकारी इदारे में। उसने बोला भाई आपने जो करना है इसके साथ कीजिए, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस दौरान वो शायद शहर में भी नहीं था, तो रोहेल किसी के राब्ते में नहीं आ रहा। इसी वजह से उन तमाम दोस्तों ने मेरे दोस्त को भी अप्रोच किया था। मज़ीद डिग आउट किया गया तो पता ये लगा कि जो रोहेल का $10,000 का क्लाइंट था उसने आगे किसी को उसका क्लाइंट बना दिया था जो $20,000 का था। यानी कि 50 लाख वाले ने 70 लाख वाला भी लाके दिया उसको कि यार देखो पैसे यहाँ डबल हो रहे हैं या कम उसका मुनाफा मिल रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट भी सेफ है। 70 लाख वाले ने 1 करोड़ लाके दिया और ये टोटल अमाउंट 8.5-9 करोड़ का बन चुका है। और अभी सूरत हाल ये है कि रोहेल किसी के राब्ते में नहीं आ रहा। ये वही रोहेल है जो मतलब मैं इस मुद्दे को आप इसी तरह समझिएगा जिस तरह मैं बयान कर रहा हूँ। इसको अगर आप बिटवीन द लाइन्स सोचने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है मिसगाइड खुद ही हो जाए। ये वही रोहेल था जो बड़ा खुद को दीनदार कहता था। उसका हुलिया भी बहुत दीनदार था। कभी वो बोलता था कि मैं बहुत मॉडर्न हूँ लेकिन मेरी एक लिमिट्स हैं। खुद को ना बड़ा बाइखलाक, दीनदार और एट द सेम टाइम मॉडर्न जाहिर करने की कोशिश करता था, ईमानदार जाहिर करने की कोशिश करता था। उसने ये इंप्रेशन बनाया हुआ था। अब इसी इंप्रेशन की वजह से शायद लोग उसके नरगे में भी आ गए थे। तो इस वक्त सिचुएशन ये है
कि वो किसी के राब्ते में नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे तमाम लोग अदालत क्यों नहीं जाते। अच्छा, इन तमाम लोगों के पास एक एफिडेविट है, जो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट नहीं लगाना चाह रहा। उन लोगों के पास एफिडेविट है, लेकिन तमाम लोगों में से 80% की राय जो मुझे समझ में आई वो यही है कि अगर हम अदालत जाते हैं तो अदालत से हमें अदलिया का निज़ाम मैं नहीं समझता कि बुरा है, लेकिन कुछ लूप होल्स हैं, उस लूप होल्स का फ़ायदा वो रोहेल उठा सकता है और फिर हो सकता है अदालत जाके वो खुद बोल दे कि जी मैं तो बैंकरप्ट हूँ। क्योंकि रोहेल ने काम ये किया है कि इसने जो भी कमाया है, जो भी इन सबसे पैसे लिए हैं, अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं रखी, अपने बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं रखा। वो किस तरह किया है ये किसी को नहीं पता। तो अगर वो अदलिया में अदालत में भी ये लोग जाते हैं तो हो सकता है वो बोले जी मैं तो बैंकरप्ट हूँ, और अदालत बोल दे सही है जी 5,000 रुपये महीना ले लो इससे, और भाई तुमने आप 5,000 रुपये महीना देना है। तो जिसके अगर 1 करोड़ रुपये लगे हुए हैं या जिसके 10 लाख भी लगे हुए हैं, वो उन 5,000 का क्या करेगा? या 2 महीने बाद फिर रोहेल वही करेगा तो 10,000 जेब में रख के क्या करेंगे? तो मेजॉरिटी लोग इस वजह से अदालत नहीं जा रहे। कुछ लोगों के पास मैसेजेस हैं, कुछ लोगों के पास कुछ एग्रीमेंट्स हैं, एफिडेविट्स हैं, कुछ लोगों के पास उसके दिए हुए दीगर डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन ये सारी बातें बताने का मकसद ये कि एक तो ये ब्लाइंड ट्रस्ट किसी का मिजाज और खुलिया देख के ना करें। दूसरी बात, हम अदालत के निज़ाम पर उंगली तो उठाते हैं, लेकिन हम जितने लोग थे इनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती तो मेरे ख्याल से वो जाते भी अदालत। तो उन सब ने फ़ायदा देखा और पैसे उसको किसी ना किसी तरह लालच में आके ट्रांसफ़र किए और उसका कोई वाज़ेह सबूत नहीं रखा। तीसरी चीज़, जब आप किसी के ज़रिए राब्ते में होते हैं ना, तो डायरेक्ट होने से पहले उस ज़रिए से, उस ज़राए से ज़रूर कंफर्म कर लें कि हम यहाँ राब्ता करें ना करें। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, इससे जुड़ी कई स्टोरीज़ हैं, सबूत के साथ हैं, लेकिन वही बात है कि नेम एंड शेम इंसान तब करे कि जब अदालत से कोई फ़ैसला आ चुका हो। एक तो ये लोग अदालत नहीं गए, दूसरा इन लोगों की सेटलमेंट भी फंसी हुई हैं। अदरवाइज़ मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स भी इसमें लगाता या स्क्रीनशॉट्स भी लगाता, लेकिन सबके करोड़ों लाखों रुपए फंसे हुए हैं। तो मैं वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे शेयर करके उन लोगों की डील जो हो सकती है, उम्मीद है, वो ख़राब नहीं करना चाहता। लेकिन आप लोगों को बताने का यह मकसद है कि इस तरह के धोखे कराची शहर या दूसरे शहरों में हो रहे हैं। ये हमारा शायद मिजाज बन चुका है, धोखा देना और धोखे में आना।